हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम मेनली इलेक्शंस के बारे में देखेंगे कि इलेक्शंस हम क्यों कंडक्ट करवाते हैं, हमारे इलेक्शंस का सिस्टम क्या है, इलेक्शन कैंपेन्स और इंडिया के इलेक्शंस के बारे में, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि हम इलेक्शंस को क्यों कंडक्ट करवाते हैं, क्यों इलेक्शंस इतने ज्यादा जरूरी हैं। तो इसका एक एग्जांपल है हरियाणा का। हरियाणा 1982 तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक अपोजिशन लीडर थे चौधरी देवी लाल, उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, न्याय युद्ध मतलब स्ट्रगल फॉर जस्टिस, और उन्होंने एक नई पार्टी फॉर्म की। जब 1987 में इलेक्शन हुए तो देवीलाल जी थे जो, उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि वो फार्मर्स और जितने भी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनके वो लोन्स को कम कर देंगे, मतलब जो उन्होंने लोन्स ले रखे हैं वो लोन्स उनको नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो जब इलेक्शन हुए तो वो उन इलेक्शंस को जीत गए थे। तो इसकी वजह से इलेक्शंस जो है वो गवर्नमेंट जो अभी वर्क कर रही है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट अभी वर्क कर रही है और लोग को उस गवर्नमेंट से खुश नहीं है कि वो ऐसे वर्किंग कर रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। यही मेन रीजन होता है इलेक्शंस का। इलेक्शंस से हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है? अब इलेक्शन जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें इलेक्शंस रेगुलरली टेक प्लेस होते हैं, रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। इंडिया में 100 से भी ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, मतलब जो सरकार है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। अब हम जो बोल रहे हैं इलेक्शंस, इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है। अब हमारे जो इलेक्शंस है उसमें वोटर्स को बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जैसे कि वोटर्स ये चूज कर सकते हैं कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा, वोटर्स ये चूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी होगी और कौन मेजर्स डिसीजंस लेंगे, और वो पार्टी को भी चूज कर सकते हैं कि हम इस पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट हमारी रन करेगी। नेक्स्ट है कि इंडिया में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बनाती हैं। अब हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के कुछ मिनिमम कंडीशंस होती हैं कि पहला तो कि हर एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का राइट होना चाहिए। इसका मतलब कि हर एक इंसान को वोट करने का हक है, और एक इंसान एक ही बार वोट कर सकता है और उस एक वोट की इक्वल वैल्यू होती है। ये नहीं कि अगर अमीर है तो उसकी ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी वोट की, गरीब है तो उसकी कम वैल्यू मानी जाएगी। हर एक वोट की अपनी इक्वल वैल्यू होती है। अब जो पार्टीज हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनको इलेक्शंस में खड़े होने का बिल्कुल इक्वल राइट होना चाहिए, फ्री राइट होना चाहिए, और वोटर्स को कुछ रियल चॉइसेस भी मिलनी चाहिए। इलेक्शंस कुछ सालों के बाद रेगुलरली होने चाहिए, जैसे कि इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। अब जो कैंडिडेट लोगों ने डिसाइड किया वो इलेक्ट होना चाहिए। इलेक्शंस जो है वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए। अब हमारी बात आती है पॉलिटिकल कंपटीशन की। हमें पता है इलेक्शंस में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन। इलेक्शंस में मेनली होता ही पॉलिटिकल कंपटीशन है। ये बहुत सारी फॉर्म्स में होता है। हमें पता है कि हमारी कंस्टिट्यूएंसी लेवल पर जो कंपटीशन है वो कैंडिडेट्स के बीच में होता है, और अपर उसमें जो है वो पार्टीज के बीच में होता है। तो कंपटीशन के बिना तो इलेक्शंस पॉइंटलेस हो जाते हैं, इसलिए जो हमारा पॉलिटिकल कंपटीशन है वो तो होना चाहिए। लेकिन जो ये कंपटीशन होता है इसके कुछ डीमेरिट्स, मतलब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। डीमेरिट्स डिसएडवांटेजेस एक ही बात होती है। फर्स्ट है क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी, मतलब ये एक डिसयूनिटी की सेंस को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म होता है ग्रुपिज्म, मतलब ये एक पार्टी को सपोर्ट करने वालों का एक ग्रुप बना देता है, दूसरी पार्टी को सपोर्ट करने वालों का एक ग्रुप बना देता है, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ
अपोजिशन करते रहते हैं कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो वो ऐसे ग्रुपिज्म बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारी पार्टी पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा पार्टीज के बीच में पॉलिटिक्स होती है। एलिगेशन टू वन अनदर, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए कि आपकी ये पॉलिसी सही नहीं है, ये सही नहीं है, एक दूसरे पर हमेशा एलिगेशंस लगाती रहती है। लास्ट है डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत ज्यादा डर्टी ट्रिक्स का यूज करती है ताकि वो इलेक्शन से जीत सके। वो पैसे का यूज करती है, पावर का यूज करती है, और अगर उनको जरूरत पड़े तो वो क्रिमिनल्स का भी यूज करती है ताकि वो इलेक्शंस को जीत सके। अब हमारी बात है कि इश्यू विद पॉलिटिकल कंपटीशन, मतलब कि हमने पॉलिटिकल कंपटीशन बनाया, उसके साथ कुछ इश्यूज, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्री कंपटीशन को ऑप्ट किया था कि भाई जो हमारे लोग होंगे वो इन फ्यूचर लीडर्स को डिसाइड करेंगे कि भाई कौन सी गवर्नमेंट चूज होगी, कैसे गवर्नमेंट काम करेगी। और ये एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम है कि जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको लोगों की डिजायर्स के बारे में पता है और उनको ये चीज से वो मोटिवेट रहते हैं कि उनको लोगों को सर्व करना है। लेकिन रियलिटी में क्या ऐसा होता है, रियलिटी में क्या होता है कि भाई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो पावर में रहना चाहते हैं, वो पावर को और ज्यादा पोजीशंस को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोगों को भी सर्व करना चाहते हैं। लेकिन हम उसको ये इंटायरली नहीं बोल सकते कि उनको लोगों को सर्व करना ही उनका मेन पर्पस है। ऐसा नहीं है, उनकी पावर उनका मेन पर्पस हो गया आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स का, ये रियलिटी है। अब हम ऐसे अगर हमारे पास ये आ जाए तो इसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। हम अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नए अब जो हो रहा है वो हो रहा है, जो नए पॉलिटिकल लीडर्स आए, फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स आए, उनको हम ये कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, और हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को सर्व करेंगे उनको तो रिवार्ड मिलेंगे, और जो ऐसा नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। ये जो रिवार्ड है, ये पनिशमेंट है, ये कौन डिसाइड कर सकता है? सिंपल आंसर है इसका, लोग। कि जो लोग है वो ये डिसाइड करे कि किसको रिवार्ड मिलना चाहिए और किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर कोई लीडर वोटर्स को सेटिस्फाई करने में फेल हो जाता है तो वो उनकी वजह से लोग उनको फिर से इलेक्शंस में नहीं जिताएंगे। अब हम बात करते हैं इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की, कि इंडिया में कौन सा इलेक्शन सिस्टम है, किस तरह का इलेक्शन सिस्टम है। इंडिया में हर 5 साल के बाद लोकसभा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा इलेक्शन होते हैं। अब इसमें इलेक्शन दो टाइप के होते हैं, जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब जो हर तरह की कंस्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शंस एक समय में एक ही टाइम पर होते हैं, या तो वो सेम डे हो जाते हैं या फिर कुछ 1-2 दिन के आगे पीछे हो जाते हैं, वो होते हैं जनरल इलेक्शंस। बाई इलेक्शन क्या होते हैं? बाई इलेक्शन उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में होंगे जिसमें या तो कोई मेंबर की डेथ हो जाए या फिर कोई मेंबर रिजाइन कर दे, तो उस जो अगर उन्होंने रिजाइन कर दिया या फिर उनकी डेथ हो गई तो वो एक सीट खाली हो जाएगी। उस वैकेंसी को भरने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं बाय इलेक्शंस। अब हम बात करें कि इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है। अब हमें पता है कि जो हमारी कंट्री में एरिया बेस्ड सिस्टम है कि एक एरिया में इतने लोग हैं वो वोट करेंगे, तो जो ये एरिया अलग अलग बटे हुए हैं हमारी कंट्री में इलेक्शंस के लिए, इन एरिया जो ये डिवाइड हो रखे हैं, इन एरियाज को हम बोलते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। इस एरिया में मान लो 500 लोग रहते हैं, जो जो ये 500 लोग हैं इस कंस्टिट्यूएंसी के, वो एक रिप्रेजेंटेटिव को ही चूज कर सकते हैं। अब नेशनल लेवल की बात करें तो लोकसभा में इंडिया में जो 543 कंस्टिट्यूएंसी है, जो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से हर एक रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बात हो गई नेशनल लेवल की, मतलब होल कंट्री के लेवल की 543 कंस्टिट्यूएंसीज है। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो हर एक स्टेट में अपने अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं, और जो ये इस असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में जो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो एक विलेज या फिर टाउन में भी ऐसे बहुत सारे वार्ड्स होते हैं। इन एक वार्ड्स में एक मेंबर, एक विलेज का एक मेंबर, या फिर अगर वो अर्बन बॉडी है तो उसका एक मेंबर इलेक्ट होता है। इन अपनी हर एक कंस्टिट्यूएंसी एक सीट होती है असेंबली में।
अब रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज भी कुछ होती हैं, कुछ सीट्स जो हमारी शेड्यूल्ड कास्ट है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, ओबीसीज है, वुमेन है, उनके लिए भी रिजर्व होती हैं। इन्हीं सीट्स को हम बोलते हैं रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी या फिर रिजर्व्ड सीट्स। अगर हम लोकसभा की बात करें तो 2019 के डाटा के बेसिस पे 84 सीट्स एससी के लिए और 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व्स है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी अब वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो एक्सटेंड की जा रही है। बहुत सारी स्टेट्स में पंचायत में या फिर म्यूनिसिपैलिटीज में भी ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए अब सीट्स रिजर्व होना स्टार्ट हो गई है। जो पंचायत है, मतलब जो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज है, उनमें जो 1/3 ऑफ सीट्स है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अब हम बात करते हैं वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट मतलब इलेक्शंस के टाइम से पहले हम एक लिस्ट निकालते हैं कि इन लोगों ये लोग हमारे वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो जो ये लिस्ट जिसको हम निकालते हैं इलेक्शंस के पहले, इसको हम बोलते हैं वोटर लिस्ट। इसको हम इलेक्टोरल रोल के नाम से भी जानते हैं। इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम आने चाहिए, जो जो एलिजिबल वोटर्स हैं, उन नामों को लेकर आना, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पहली कंडीशन एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की होती है। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव। इसी चीज को हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब हर एक इंसान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके जिसको वो जिताना चाहते हैं। हमारी कंट्री में या फिर जो हमारी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है उसमें 18 ईयर्स और उसके अबोव के जितने भी सिटीजन हैं वो एक इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। हर एक सिटीजन को राइट टू वोट है रिगार्डलेस ऑफ हिज जेंडर, कास्ट और रिलीजन। अब कुछ क्रिमिनल्स होते हैं या फिर कुछ लोग जिनका अनसाउंड माइंड होता है, अनसाउंड माइंड मतलब उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, उनको भी हम उनको राइट टू वोट का जो है वो डिनाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशंस में होता है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम आ सके। जो जो लोग 18 प्लस होते जाते हैं उनके नेम ऐड करना और जिन लोगों की डेथ होती जाती है उनके नेम्स को डिलीट करना। और हर एक 5 साल में ये सारी चीजें न्यू न्यू होती है। हमें पता है जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो हर 5 साल में जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हमारे पास वोटिंग कार्ड्स आते हैं। लेकिन अभी वोटिंग जो कार्ड आते हैं वो भी कंपलसरी नहीं हुए हैं वोटिंग के लिए। हम और भी प्रूफ दिखा सकते हैं जैसे कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हम ये सारी चीजें शो करके भी वोट कर सकते हैं। अब हम बात करें नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। जो वोटर चाहे कि उसको कैंडिडेट बनना है इलेक्शंस में तो वो कैंडिडेट बन सकता है। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो जो कैंडिडेट है उसकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अब जो पार्टी, जिस पार्टी से उसको नॉमिनेशन मिलता है उसको हम बोलते हैं पार्टी टिकट। हम बोलते हैं कि पार्टी की टिकट मिल गई, मीन्स उसको नॉमिनेशन मिल गया उस पार्टी में। कैंडिडेट नॉमिनेशन की फॉर्म फिल करे और कुछ पैसे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको जमा करवाने पड़ते हैं। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक नया सिस्टम डिक्लेयर किया है कि हर एक कैंडिडेट को पूरी लीगल डिक्लेरेशन देनी होगी, अपनी पूरी डिटेल्स देनी होगी कि क्या उसके, अगर उसके खिलाफ कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, पेंडिंग है, तो वो उसको बताने होंगे। उसकी जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है उसकी या फिर उसकी फैमिली की, उसकी डिटेल्स देनी होगी और उस कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देनी होगी। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कैंपेन्स की। इलेक्शन कैंपेन्स क्या होता है? इलेक्शन कैंपेन्स मतलब जो हम इलेक्शंस, जब हमारे इलेक्शंस होने वाले हैं होते हैं तो जितने भी 2 वीक का जो पीरियड होता है उसमें जो नेता वगैरह, लीडर्स वगैरह, वो जो रैलीज निकालते हैं, स्पीचेस देते हैं, लोगों को अपनी साइड कन्विंस करना चाहते हैं, पब्लिक अटेंशन फोकस करते हैं, तो इसी चीज को हम बोलते हैं कैंपेन। एक कैंपेन क्या होता है कि भाई एक ओपन एंड फ्री डिस्कशन जिसकी वजह से हम ये बता सके कि क्यों हमारी जो पार्टी है वो और पार्टी से बेटर है। हम लोगों को बता सके कि अगर हम जीत गए तो हम क्या क्या करेंगे। कैंपेन्स में ये सारी चीजें होती हैं। अब हर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस में बहुत सारे सक्सेसफुल स्लोगन्स का यूज हुआ है। उसमें से कुछ स्लोगन्स यहाँ पे दे रखे हैं। 1971 के जब लोकसभा इलेक्शंस हो गए थे तो इंदिरा गांधी ने
स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ मीन्स रिमूव पॉवर्टी। जनता पार्टी के लीडर जो कि जयप्रकाश नारायण, उन्होंने 1977 के लोकसभा इलेक्शंस में ही जो है स्लोगन दिए थे सेव डेमोक्रेसी इन दी लोकसभा। नेक्स्ट है, जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हो गए थे तो लेफ्ट फ्रंट ने स्लोगन यूज किया था लैंड टू द टीलर। लैंड टू द टीलर का मतलब होता है कि जो हमारे किसान, फार्मर्स, मजदूर जो कि हमारे लैंड पर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए अपनी अलग खुद की लैंड होनी चाहिए। ये है इस स्लोगन का मतलब। अब हमारा एनटी रामा राव जो कि एक तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने बोला था प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, मतलब जो भी तेलुगुज है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो। जब आंध्र प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे 1983 में, तो उन्होंने इस स्लोगन का यूज किया था जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्लोगन माना जाते हैं। तो अब हमारे ये कुछ इलेक्शंस लो है जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी पार्टी या फिर कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन्स में या फिर वोटर्स को बहुत सारे उन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना है। किसी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कोई भी कैंडिडेट वोटर्स को थ्रीटन नहीं कर सकता, उनको कास्ट या फिर रिलीजन के नाम पे उनसे वोट नहीं मान सकता, अगर वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज का भी यूज नहीं कर सकता कैंपेन में। अगर लोकसभा इलेक्शंस हो रहे हैं तो 25 लाख, और अगर असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो 10 लाख से ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। अगर ये पार्टी ऐसा फिर भी करती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उनका जो इलेक्शन है वो कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ मोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्री किए हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं एक नॉर्म्स, एक गाइडलाइंस का एक ऐसा सेट जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। और वो क्या है कोड ऑफ कंडक्ट की, हम किसी ऐसी जगह जहां पर हम पूजा करते हैं हम उसको यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट व्हीकल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट का हम यूज नहीं कर सकते। जब इलेक्शंस ये अनाउंस हो जाते हैं कि अब इलेक्शंस होंगे, तो मिनिस्टर्स कोई भी बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन्स नहीं रख सकते, बिग पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते, पब्लिक से प्रोमिसेस नहीं कर सकते कि हम अब ये करेंगे, जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं। अब बात आती है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स। जिस दिन हम पोल करते हैं या फिर हम जिस दिन वोट गिरने जाते हैं उस दिन को हम बोलते हैं इलेक्शन डे। वोटिंग क्या होती है? वोटिंग पहले होती थी बैलेट पेपर पर, अब हमारी न्यू मशीन्स आ गई हैं वोटिंग के लिए। तो पहले क्या होता था, हर एक पर्सन जिसका वोटर लिस्ट पर नाम है, वो पहले भी और अब भी जिस का भी वोटर लिस्ट पर नाम है, तो वो किसी भी नियर बाय पोलिंग बूथ पर जा सकता है। जब वो पोलिंग बूथ पर जाता है तो इलेक्शन के ऑफिशियल उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके फिंगर पर एक मार्क करते हैं और उसके बाद वो वोट को कास्ट कर सकता है। अब पहले क्या होता था, पहले एक बैलेट पेपर होता था, उस बैलेट पेपर पर क्या उस सभी कैंडिडेट्स जो कि इलेक्शंस में भाग ले रहे हैं उनके नाम होते थे, पार्टी का नेम होता था, सिंबल होते थे। तो वो इस पहले इस तरह से वोटिंग होती थी। अब क्या हो गया, अब एक नई मशीन आ गई है जिसको हम ईवीएम बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। इस मशीन में क्या होता है, इस मशीन में सभी कैंडिडेट्स के नाम, सभी पार्टीज के सिंबल, सिर्फ वोटर को एक बटन प्रेस करना है कि हाँ भाई हम इस पार्टी को वोट, इस कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं। जब सभी की वोट हो जाती है, जब पोलिंग ओवर हो जाती है, तो सभी ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और उनको सिक्योर प्लेस पर लेके जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ईवीएम को खोलते हैं और जो वोट्स हैं उनको काउंट करते हैं, और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा वोट सिक्योर करता है वो हमारा कैंडिडेट जीत जाता है। अब जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसमें जो वोट्स की काउंटिंग है वो सेम टाइम पर एक ही दिन होती है। जो हमारे जितने भी टीवी चैनल्स है, रेडियोज है, न्यूज़पेपर है, वो इस रिपोर्ट को लाइव भी दिखाते हैं, इस इवेंट को, और इस इवेंट को सभी दिखाते हैं कि हाँ भाई आज इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं। अब इलेक्शंस को क्या, इंडिया में ऐसी क्या चीजें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है? पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी न्यूज चैनल्स हैं, वो सभी चीजों के बारे में बताते हैं। अगर कोई फॉल्स नेम्स है वोटर लिस्ट में या फिर किसी का नाम नहीं है एडवर्ड, तो वो इन चीजों का बता रहे हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी रूलिंग पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिस यूज हो रहा है, पैसे का ज्यादा यूज हो रहा है बिग पार्टीज के द्वारा, तो ये सारी न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स इन सब के बारे में रिपोर्ट करते हैं।
और सेकंड, फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि टेलीविजन न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट करते हैं। सेकंड रीजन है हमारी जो इलेक्शन कमीशन, मतलब हमारी इंडिया में एक बहुत ज्यादा एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन है। ये इसमें है ना ऐसे सेम इंडिपेंडेंस है जो हमारी जुडिशरी है उसके पास जो भी इंडिपेंडेंस है, इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह की इंडिपेंडेंस को एंजॉय करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स होती है, वो रूलिंग पार्टी के पर कोई राइट नहीं होता कि वो इलेक्शन कमीशन को दबा सके। इलेक्शन कमीशन बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है। वो इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से लेकर इलेक्शंस के कोड ऑफ कंडक्ट से लेकर इलेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई पार्टी या फिर कैंडिडेट इलेक्शंस के रूल्स को वोलेट कर रहा है तो उसको कैसे पनिशमेंट मिलती है। ऐसे इलेक्शन पीरियड जब होता है गवर्नमेंट सभी गाइडलाइंस को फॉलो करे, कुछ मिसयूज ना करे गवर्नमेंट पावर्स का, इलेक्शंस को जीतने के लिए कुछ माल प्रैक्टिसेस का यूज ना करे। और जब इलेक्शन ड्यूटी होती है तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते, वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में बहुत सारी पावर्स होती है। पीपल पार्टिसिपेशन, ये एक तरह से है ना, ये ट्रूथ होता है कि क्या हमारी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रही हैं, कि जो पीपल का, जो लोग हैं उनका कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है। People participation in the elections is measured by voter turnout figures. Turnout indicates the percent of eligible voters who actually cast their vote. ये बताता है कि कितने लोगों ने एक्चुअली वोट को दिया है। इंडिया में बहुत सारे वोटर्स हमें पता है गरीब, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज पीपल हैं। रिच लोग इतने नहीं है इंडिया में जितने पुअर लोग हैं। जो इंडिया के लोग कॉमन लोग हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट पर ये थोड़ा सा प्रेशराइज कर सकते हैं कि अगर उनके फेवर में कुछ पॉलिसीज नई प्रोग्राम नहीं आएंगे तो वो उस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। और वोटर्स का ईयर्स बाय ईयर्स जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में, वो और भी ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है। अब जब इलेक्शंस का आउटकम होता है तो उसकी जो इलेक्शंस की सक्सेस है वो अच्छे से होती है, मतलब वो जो जीतता है उसी पार्टी को इलेक्शन जिताया जाता है। अगर इलेक्शन फेयर ना हो, फ्री ना हो, तो जो पावरफुल है वही जीतेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही जीतेगी। और जो हमारी अपोजिशन पार्टीज है या फिर जो पार्टीज हारती आ रही है उनको तो कभी भी जीतने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया में जो रूलिंग पार्टीज है वो ओपनली इलेक्शंस को हारती हैं। यूएसए में क्या होता है, जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सिटिंग या फिर इनकम्प्लुएंट, ये होता है कि जो अभी करंट होल्डर है पावर का, वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इलेक्शंस को हारे। लेकिन इंडिया में जितने भी सिटिंग एमपी या फिर एमएलए हैं उनके आधे से ज्यादा तो वो हारते ही हैं। जो कैंडिडेट वोट को खरीदते हैं या फिर क्रिमिनल कनेक्शंस का यूज करते हैं वो ओपन ही इलेक्शंस हार जाते हैं। अब हमने बात कर ली कि भाई इंडिया में इलेक्शंस ऐसे होते हैं, इंडिया की डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के फ्री और फेयर इलेक्शंस या फिर जितने भी इलेक्शंस हैं उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब कुछ अगर एडवांटेजेस भी हैं तो हर एक साइड का पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। फर्स्ट, जो कैंडिडेट्स और जो पार्टीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं वो हो ना हो वो एक अनफेयर एडवांटेज को एंजॉय करते हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो दूसरों को, मतलब वो क्या करते हैं, जो लोग हैं उनको इलेक्टोरल रेस से, मतलब जो इलेक्शंस की रेस है उससे उनको हटा देते हैं। जो टिकट्स हैं वो जो रिलेटिव्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के उनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो हमारी ऑर्डिनरी सिटीजन्स है ना उनको बहुत कम चॉइसेस ऐसी मिलती है कि भाई वो इलेक्शंस में इक्वली पार्ट ले सके। स्मॉल पार्टीज जो हो गई या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज होती है अगर हम कंपैरिजन करें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऐसे ही अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था कि
हमने इलेक्शंस के बारे में देखा, इलेक्शंस क्यों जरूरी हैं, इंडिया के डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में देखा, और हमने कुछ चैलेंजेस को भी देखा। तो ये चैप्टर अब फिनिश होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो देन डू कमेंट्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।